द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं शमसुल इस्लाम साहब। उन्होंने पीएचडी की हुई है जामिया इस्लामिया से और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे और 2013 में रिटायर हुए। ही इज़ अ वेल नोन ऑथर, कॉलमनिस्ट एंड स्ट्रीट थिएटर एक्टिविस्ट। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस कन्वर्सेशन। जी, बहुत शुक्रिया। आपने रिलीजियस नेशनलिज्म पे बहुत काम किया है जी, तो जी, उसी सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आज आपसे टू नेशन थ्योरी के हवाले से बात जी, करूं। जी, आपको इल्म है कि पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी को एक गॉस्पल ट्रूथ के तौर पे पढ़ाया जाता है जी, जी, और इस पे क्रिटिसिज्म जो है उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अगरचे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक चोटी के लीडर थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान, जी, जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान में, और जो उर्दू में भी अवेलेबल है शाहराए पाकिस्तान के नाम से। और उनका ये कहना है कि इससे दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बैड ब्लड पैदा हुआ और ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई, नुकसानदेह साबित हुई। तो आप कैसे देखते हैं, और आपकी फैमिली, आप मुझे बता रहे थे कि टू नेशन थ्योरी के खिलाफ बहुत एक्टिव थी। जी, जी, नहीं, बहुत शुक्रिया। असल में खलीकुज़्ज़मान साहब की जो किताब है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो तो मुहावरा हम सब जानते हैं, यानी जब सब कुछ तबाह करा दिया गया। और दूसरी बात, जो जो मुस्लिम लीगी और पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिए की तनकीद को पसंद नहीं किया जा सकता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनके सबसे सबसे प्यारे भाई हैं आरएसएस वाले और हिंदुत्ववादी, क्योंकि वो भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दो अलग कौमें हैं, और मुस्लिम लीग ने जो अपनाया था दो कौमी नजरिया, उससे बहुत पहले हिंदू नेशनलिस्ट जो उसको दे चुके थे, उस पर हम बात करेंगे। यानी जो हिंदू इतिहासकार हैं वो इसको साफ लिखते हैं कि जिन्ना साहब ने 50 साल के बाद हिंदू नेशनलिस्ट की इस थियरी को मंजूर किया था। और ये बड़ा पेचीदा मामला इस तौर पर नहीं है कि समझना बहुत बहुत आसान है कि कैसे हिंदू हाई कास्ट आफ्टर 1857 वो इंडिया को एक एक्सक्लूसिव हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने पहले बौद्धों को बाहर किया, जो बर्मा को अलग कराया उन्होंने 1937 के अंदर, और उसके बाद ये 1947 में ये कराया। उसको हम विस्तार से डिटेल से बात करेंगे। जी, अच्छा, तो पाकिस्तान में तो लोग ये नहीं मानते कि जिन्ना साहब ने अपना दो कौमी नजरिया हिंदुओं से बारो किया। वो ज्यादा से ज्यादा सर सैयद की बात करते हैं कि सर सैयद वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, और कुछ लोग इसको मजीद पीछे ले जाते हैं शेख अहमद सरहंदी तक, कि जिनको मुजद्दद अल-फसानी कहा जाता है। जहांगीर के ज़माने में वो थे और काफ़ी एंटी हिंदू, एंटी शिया शख्सियत थे वो। इसके बावजूद पाकिस्तान में उनको एक ग्रेट इस्लामिक पर्सनैलिटी के तौर पे पेश किया जाता है। तो इस तरह की बातें जो हैं पाकिस्तान में की जाती हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को? शकील जी, मुझे लगता है कि हम इस बहस में जाने के बजाय मैं जो दस्तावेजात पेश करने जा रहा हूँ, मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूँ, मैं जो दस्तावेज पेश करने जा रहा हूँ उससे आप तय कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर सैयद के बहुत सारे जुर्म हैं, मैं भी उनकी बात करूंगा 1857 में कैसे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन सर सैयद जिस वक्त ये कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें, हालांकि एक वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं हिंदू मुसलमान, वो तमाम चीजें हैं। इकबाल भी जो बात कर रहे हैं, वो दो कौमें हैं, लेकिन दोनों कौमें साथ नहीं रह सकती। ये जो है हिंदू नेशनलिस्ट ने दिया, जिसको जिन्ना साहब ने माना। समझ लीजिए, यानी एक बहस में एक एकेडमिकली एक ये डिबेट हो सकता है कि मजहब जो है वो आपकी कौमियत तय करता है, लेकिन इस्लाम में मजहब कौमियत कैसे तय करेगी, वो बड़ा मजाकिया बात है। लेकिन चलिए, हमने मान लिया कि भाई मजहब जो है वो कौमियत तय करता है, तो वो फिर सारा अरबों की 25-30 देश क्यों हैं जी, तो वो उसमें हम जाएंगे। लेकिन बात यह है, क्या दोनों साथ नहीं रह सकते? अगर साथ नहीं रह सकते तो मुगलों का या मुसलमान नाम के हुक्मरानों का जो 1000 साल राज था, उसमें तो
जब वो राज खत्म होता है 1757 में, हिंदुओं की तादाद 75% है, मुसलमानों की तादाद 21.5% है। जो मुसलमान नाम के हुक्मरान थे वो हिंदुओं के साथ रह गए 1100 साल। तो सारी दुनिया के अंदर एक ही मिसाल है सारी दुनिया के तारीख की, कि 1000 साल एक खास मजहब के लोगों ने, हुक्मरानों ने राज किया और वो देश उनके मजहब का नहीं हुआ। तो ये कौन सा, ये असल में पाकिस्तान में जो ये डिबेट है, या यहाँ पर हमारे हिंदू और आरएसएस वाले भी जो डिबेट करते हैं, मैं इसको सोचता हूँ कि वो फैक्ट जानते ही नहीं है, वो तारीख जानते ही नहीं है जी। अच्छा, तो फिर जो है आपके ख्याल में टू नेशन थ्योरी जो है, जिन्ना साहब ने क्यों इतने जोशो खरोश से उसको पेश किया? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पे बेस्ड पाकिस्तान चाहते थे और वही हुआ। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या बनाया जाता है पाकिस्तान में कि जी 1937 में कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई 7 सूबों में, तो उसमें जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए उन्होंने मुसलमानों पे, और उसकी वजह से हमें पार्टीशन का आइडिया आया। और सितम ज़रीफ़ी जो है, जो आयरनी है वो ये है कि उन 7 सूबों के मुसलमानों को तो मजीद वल्नरेबल कर दिया गया जो मुस्लिम मिनॉरिटी एरियाज थे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जहां इस तरह का कोई जुल्म सितम नहीं हुआ, जिसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, वहां पे आपने पाकिस्तान बना दिया। और जिन्ना साहब की एक बड़ी मशहूर स्पीच है मार्च 41 की, कानपुर में उन्होंने कहा, आई थिंक इट वाज 30th of मार्च, कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं उनको आज़ाद करवाने के लिए, उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं, मसलन यूपी में रहते हैं, बाकी जो सूबे हैं उनमें रहते हैं। तो इससे भी क्या यूपी के मुसलमानों को समझ नहीं आई कि व्हाट डज ही हैव इन फॉर अस? नहीं भाई, शकील भाई देखिए, ये हम 3 घंटे बहस चलेगी अगर इस तरह से चलेगी ना। आम मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया ही नहीं। जो सन 1946 का जो चुनाव, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव है, वो यूपी और बिहार के सिर्फ 8.2% मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था। ये जो है कि मुसलमानों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को, ये झूठ है। जो लिमिटेड फ्रेंचाइज था 1935 एक्ट के तहत, उसमें इनकम टैक्स पेयर, डिग्री होल्डर्स, जमींदार, लॉयर्स, इनको वोट देने का अधिकार था। और यूपी बिहार में मुसलमान क्योंकि बहुत गरीब बहुत ज्यादा थे, तो इसमें 8.1 और 2% था पूरा। ये समझ लीजिए इसको। मैं सोच रहा हूं कि जिन्ना साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं ये था कि मुसलमानों को इसलिए अलग चाहिए कि हिंदू मेजोरिटी जो है, ये कांग्रेस जो है उनको खत्म कर रही है, ठीक है ना जी, कि उनके साथ जो है वो बहुत तशद्दुद और ये हो रहा है। तो आप मुझे बात बताइए, पाकिस्तान बनाकर तशद्दुद खत्म हो गया? पाकिस्तान बनाकर फिर बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश क्यों बना? और उसके बाद मैं एक बार पाकिस्तान था जुमे के दिन लाहौर, यानी जुमे के दिन टैंक खड़े रहते हैं मस्जिदों के बाहर जुमे के दिन, ताकि दंगा ना हो, बम ना फोड़ा जाए। तो ये अब ये जो नेपाल है, नेपाल तो हिंदू देश है, लेकिन वहां हिंदू कितना आपस में लड़ते हैं। ये अगर सारे एक ही मजहब के मानने वाले हो जाएंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद दंगे नहीं होते हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह का बंटवारा जिन्ना साहब ने मंजूर किया, अब वो बोलते हैं उनके साथ धोखा हो गया, उनके साथ ये हो गया। अरे वो तो मेजॉरिटी प्रोविंसेस आपने बंटवा दिए, उन इलाकों को आपने पाकिस्तान में शामिल करा है जो पहले थे ही एक तरह से पाकिस्तान था, मुस्लिम मेजॉरिटी थे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपने वक्त दिया है, तो मुझे टू नेशन थ्योरी कहाँ से आती है समझ लीजिए। मैं जिन्ना साहब और इसमें क्या किसने क्या किया उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं 40 साल से कोशिश कर रहा हूँ अपने देश के लोगों को, और जहां देश के बाहर लोगों को पहुंचा सकता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अंदर लिखकर, कि ये देखिए ये कहाँ से आई थी और ये कैसे मुसलमान और हिंदुओं की हाई कास्ट जो पॉलिटिक्स थी उसको उसने मदद किया। और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बहुत साफ लिखा है अपनी पार्टीशन वाली किताब में। तो अगर आप मौका देंगे तो मैं उसको बताना चाहूंगा। जी, मैं एक बात कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको मौका देता हूं। सर गुलाम किबरिया, आई थिंक ही वाज एन अलमनस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनकी किताब है प्री इंडिपेंडेंस इंडियन मुस्लिम माइंडसेट। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि लियाकत अली खान की जो कंस्टिट्यूंसी थी मेरठ,
वहां पे एक कांग्रेसी मुसलमान तकरीर कर रहे थे, छोटा सा जलसा था जिसको कॉर्नर मीटिंग कहते हैं आजकल। तो वहां पे वो ये बात कर रहे थे कि आप लोग मुस्लिम लीग के झांसे में ना आए, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हम अगर आ गए पावर में तो हम आपको लैंड देंगे, जो गरीब किसान हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनको ज़मीन मिलेगी, वो खुशहाल हो जाएंगे। वो कहते हैं एक फटे पुराने कपड़ों वाला एक किसान जो है वो भी वहां पे मौजूद था। वो बड़ा गुस्से से स्टेज पे आया और उसने उस स्पीकर पे थूक दिया और कहा, हम 2 वक्त की रोटी के लिए अपना ईमान नहीं बेचेंगे। ये तो ठीक है कि जो इलेक्टोरेट था वो लिमिटेड था, कुछ लोग कहते हैं 9% था, 10% था, लेकिन सर जो ओवरऑल सपोर्ट थी, जो सेंटिमेंट था प्रो पाकिस्तान, प्रो टू नेशन थ्योरी, वो तो ओवरवेलमिंग था। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 1000% रॉन्ग जी, बिल्कुल। आप फैक्ट्स तो जान लीजिए ना। दूसरी बात यह है कि आपको इस तरह के अगर वाकयात, अगर ये टिटबिट्स कुछ भी लेकर करेंगे, तो आरएसएस वालों के मुसलमानों के बारे में क्या क्या, जिनके साथ मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए सरकारें चलाई, जिसके साथ जिन्ना साहब की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो ये जो है, इसके बारे में तो मुझे जिन्ना साहब का याद है ना। जिन्ना साहब ने कहा कि रोटी तो कुत्ते को, हड्डी तो कुत्ते को भी मिल जाती है खाने के लिए थोड़ी जीते हैं हम अपनी फिलोसॉफिकल उसके लिए जीते हैं। इसमें मैं ये कह रहा हूँ, चलिए एक मिनट, मुस्लिम लीग बहुत सही थी, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बन गया ना, मुस्लिम लीग सारे मुसलमान हो गए थे ना, इस्लामी राज हो गया था ना, निजाम मुस्तफा हो गया था ना। क्या अंजाम हुआ है, क्या अंजाम हुआ है पाकिस्तान का? बांग्लादेश के मुसलमान थे वो जिन्होंने अलग किए, या वो हिंदू थे? इसको प्लीज गंभीरता से और इसको संजीदगी के साथ सोचिए। और आज पाकिस्तान के रास्ते पे जो मोदी ले जाना चाहता है हमारे देश को, ये देश भी खत्म होगा। शकील जी जरा सा बताएं कि सारे मुसलमान तो हो गए पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? नहीं, मुझे तो खैर खुद भी टू नेशन थ्योरी का मैं क्रिटिक हूँ, इसलिए कि जिन्ना साहब ने एक तरफ तो ये नारा लगाया कि हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, और फिर साथ ही जो है ये भी कह दिया इंडियन मुसलमानों को कि आप इंडिया के वफादार बन के रहें, इसलिए कि कोई भी स्टेट जो है वो डिसलॉयल सिटीजन्स को टॉलरेट नहीं करती। और पंजाब और बंगाल में क्या कहा कि एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। इसी तरह एक बंगाली जो है वो पहले बंगाली होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। तो टू नेशन थ्योरी को तो उन्होंने यहाँ पे ही खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ये समझा जाता है जी कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे बना, हालांकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बेसिस पे बना। जी, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने के जिम्मेदार जिन्ना साहब हैं, जिन्होंने एक बार विजिट किया और कह दिया कोई बंगाली नहीं चलेगी, उर्दू चलेगी। बांग्लादेश के अलग होने की जो बीज है, वो जो ढाका यूनिवर्सिटी में उनकी तकरीर है कि बंगाली कुछ नहीं होगा, ये उर्दू होगी। जी, उर्दू जो प्योर एंड सिंपल खालिस हिंदुस्तान की जबान है, वो मतलब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान में जहाँ कहीं उर्दू बोली नहीं जाती थी, उसको वहां का पाकिस्तान के जो जबान बनाई, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, उसने ही पाकिस्तान के तोड़ने के वो डाली। प्लीज मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, या तो मुझे बख्श दे, मैं जिन्ना साहब पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। चले प्लीज आगे बढ़ते हैं हम। भारत में मुख्तसरन बताऊं कि वो जो उन्होंने बंगाली के खिलाफ बात की थी, उर्दू के हक में की थी, वो अंग्रेजी में की थी। जी, वो क्या खाते पीते थे वो भी हमको सबको पता है जी। तो उस बहस में हम नहीं जाए, हम जिन्ना साहब को नहीं बनाए। हम उसूलों पर क्या हमारे साथ सोच में गड़बड़ हुई उसको हम समझने की कोशिश करें, तभी हम क्राइसिस से बाहर आ पाएंगे। जी श्योर जी। और सर एक मैं आर्टिकल आपका देख रहा था जिसमें आपने अला बख्श सुमरो साहब का बहुत जिक्र किया है कि अप्रैल में दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मुसलमान जो पार्टीशन के हक में नहीं थे, टू नेशन थ्योरी के हक में नहीं थे, उन्होंने एक काफी बड़ा जलसा किया, एंड दैट वाज अप्रैल 1940। और उसमें उन्होंने ये कहा था, अला बख्श सुमरो साहब ने, कि पाकिस्तान की तजवीज़ मुसलमानों के साथ इंडिया के लिए भी खुदकुश साबित होगी। हम मुसलमानों का, ये मुल्क हम मुसलमानों का भी है, कोई अलग या खुसूसी इलाका नहीं, बल्कि पूरा इंडिया हमारा यानी मुसलमानों का वतन है।
किसी भी हिंदू या मुसलमान को इसका हक नहीं है कि वो इस मादरे वतन की 1 इंच जमीन से भी उन्हें अलहदा कर सके। और आपने ये भी लिखा कि उनको 1943 में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने किराए के कातलों की मदद से कत्ल करवा दिया था। और हिज एज, ही वाज ओनली 43 एट द टाइम, ही वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। और कत्ल करने वाले लोग थे खान बहादुर अय्यूब खुरू और उनका भाई मोहम्मद नवाज। जिस तरह से गांधी जी की हत्या आरएसएस वालों ने कराई थी, उसी तरह से इनकी हत्या मुस्लिम लीग ने। और ये बाद में वहां का प्राइम मिनिस्टर बना, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, ये वहां का चीफ प्राइम मिनिस्टर बना। तो और दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान ने तो भुलाना ही था, हमारे मुल्क ने भी भुला दिया। 23-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पास होता है। हालांकि उससे 1 साल पहले भी वो मुस्लिम लीग जो है, जिन्ना साहब जो है उसकी बात कर चुके हैं। 3 हफ्ते के अंदर शकील जी, 3 हफ्ते के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों के इतिहास का सबसे बड़ा इज्तिमा वो होता है, जिसको अंग्रेजी अखबार, जिसको सारे फॉरेन जो इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, वो सारे लोग कहते हैं इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। और ये इज्तिमा में कौन लोग शामिल थे, दरअसल वो सुन लें जी। जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मजलिस एहरार, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड, दी अंजुमन वतन बलोचिस्तान, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और जमीयत अहले हदीस वगैरह शामिल थे। ये सारे के सारे लोअर कास्ट मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन थी आमतौर पर, जिनको आप रजाल कहते हैं। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने विद्रोह कर दिया, और वो उस जो कॉन्फ्रेंस का है उसका, क्योंकि मेरी फैमिली उसको ऑर्गेनाइज करने वालों में थी, और उसको थी ये 4 दिन चलनी थी, 5 दिन के लिए हो गई। इसमें 1000 औरतें आनी थी, 500 औरतें आनी थी, 5000 औरतें आ गई। इसमें 50,000 लोग आने थे, इसमें 1 लाख लोग आ गए जी। और जो रेजोल्यूशंस पास हुए शकील भाई, कि आप अगर एडल्ट फ्रेंचाइज करा देते हैं, मुस्लिम लीग सफ़े हस्ती से गायब हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त हमला बोला जा रहा था कि सारे मुसलमान आरएसएस के दलाल हैं, बाबर की औलादें हैं, जिन्ना की औलादें हैं जी। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जातिवाद, कास्टिज्म इस्लाम से खत्म करो। कास्टिज्म जो है, और ये ऊंची जाति की जो पॉलिटिक्स है, आप पाकिस्तान चाहते हैं या एक हाई कास्ट पाकिस्तान चाहते हैं, इस पर किताबें हैं मेरे पास उस जमाने की लिखी हुई जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये पास किया कि मुसलमानों के कब्रों को जो आम कब्रिस्तान में जड़ा जा रहा है, उन पर गंदगी मलना बंद किया जाए। टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स और लोअर कास्ट हिंदूज को जो बारे में जो मजाक उड़ाने वाली कहानियां की जाती हैं, उसको खत्म किया जाए। तो उन्होंने कहा, और ये तक कहा कि बुनकर थे, बहुत सारे मोमेंट कॉन्फ्रेंस बुनकर थे, वीवर्स थे, उनको यह है कि वो उनके कोऑपरेटिव्स बनाए जाए। एक प्रस्ताव पास किया कि साउथ अफ्रीका में जो नस्लवाद के खिलाफ जंग हो रही है, हम उसमें नस्लवाद के खिलाफ, हम रेसिज्म के खिलाफ सपोर्ट करते हैं जी। और ये 2 नेशन थियरी के खिलाफ मुसलमानों का 3 हफ्ते के अंदर था, और इन्होंने लाखों की तादाद में 10-10, 20-20 पेज के उर्दू के पर्चे छापे। 2 नेशन थियरी क्यों खिलाफ, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की चीज था, मुस्लिम लीग के जवाब का जवाब ये। और इकबाल साहब ने एक बहस कर दी थी कि ये 2 नेशन थियरी और ये सब के ये जो जमीयतुल उलमा के जिन्होंने लीड लिया था, उनका ये था कि ये कहाँ से इनको अरबी आती है, सब आती है। इकबाल साहब ने बहुत बदतमीजी का एक स्टेटमेंट उनके बारे में देते कि ये कहाँ से यूपी बिहार वाले कहाँ से अरबी जानते हैं, सब करते हैं। उसका जो जवाब दिया था मदनी साहब ने, वो आज मुसलमानों को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूं कि इस देश में वो जो एक आने की जो किताबें थी, उनको 2 नेशन थियरी के खिलाफ आज एकेडमिया में, उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उनको पढ़वाया जाए। पाकिस्तान पढ़ेगा तो बच जाएगा, इंडिया भी पढ़ेगा उनको तो बचेगा। और आपने सर बात की अयूब खोड़ो की, जिनका आपके बकौल हाथ था अल्लाह बख्श सुमरों को मरवाने में। और देखिए सितम ज़रीफ़ी के बाद में जिन्ना साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर के ओहदे से अनसेरेमोनियसली रिमूव कर दिया। और एतराज़ बेसिकली क्या था कि वो कराची को नहीं चाहते थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाए,
और वो चाह रहे थे कि रेफ्यूजीज की जो तादाद है कराची में उसको लिमिट किया जाए, और फिर उनके साथ ये सलूक हुआ कि अल्लाह बख्श के कत्ल की वजह से तो नहीं हटाया उसको। नहीं नहीं नहीं, वो तो 43 में हो गया था, उनको तो हटाया। हाँ, जुर्म तो था ना, बंदा तो था ना ये। और पे मास्टर जो सेशन जज थे, उनका जजमेंट पढ़ना चाहिए हमको कि ये जिम्मेदार थे, इन्होंने मारा है, लेकिन हमें जब साजिश हो रही थी तो उस वक्त का कोई गवाह, एक विटनेस, एक जो कानून है विटनेस कानून, उसमें यह है कि जब साजिश हो रही है तो उस वक्त में एक इंडिपेंडेंट गवाह होना चाहिए। इसीलिए गांधी को मारने से सावरकर बच गया। गांधी को मारने की जो साजिश थी, उधर अल्लाह बख्श के मर्डरर छुट गए, इधर गांधी के मर्डरर छुट गए। और सर अयूब खोड़ो की बेटी जो है हमीदा खोड़ो, जिन्होंने डॉक्टरेट किया, आई थिंक शी डिड इट एट ऑक्सफोर्ड, उन्होंने 71 में जब मिलिट्री एक्शन चल रहा था इस पाकिस्तान में, तो उस वक्त कहा था कि आई एम अशेम्ड टू बी अ पाकिस्तानी। तो उस पर फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था पाकिस्तान में कि ये क्या उल्टी सीधी बातें। उन्होंने क्या, उनके वालिद ने जो अल्लाह बख्श का कत्ल कराया था उसके लिए माफी मांगी? नॉट टू माय नॉलेज। हाँ, तो अब वो पाकिस्तान से शर्मिंदा होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान तो उनका ही बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान तो अयूब खुर्रम जैसे नेताओं का ही बनाया हुआ है। और फिर सर जीएम सैयद जो थे, वो उस वक्त जो थे हिंदू दुकानदारों के बाइकआउट की कैंपेन चलाया करते थे। बाद में वो इतने डिसल्यूजन हुए पाकिस्तान से, मुस्लिम लीग से, और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेट्रेड की पैदावार है ये, यहां तक भी उन्होंने कहा बाद में। नहीं, वो तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अल्लाह बख्श ने कह दिया था पाकिस्तान का क्या होगा। अल्लाह बख्श साहब की तकरीर जो है, मुझे लगता है कि उसको शकील जी आप पढ़िए, मेरी किताब ये मैं कैसे आपको भिजवा सकता हूँ, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन, ये मैंने अपनी फैमिली का कर्ज उतारा है उसको कर और सारा उस जमाने के दस्तावेजों पर है, सारा टोटल उस जमाने के दस्तावेज पर। आप उसको पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप पाकिस्तान बना रहे हो 2000 मील के बाद, ये कितने दिन चलेगा? ये तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अप्रैल के अंदर अल्लाह बख्श बता चुके हैं। और ये फोटो जो लगा है अल्लाह बख्श साहब का ही है, मेरे पीछे जो लगा है। ओके, तो सर यही है कि पाकिस्तान में तो जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको काफ़ी मार्जिनलाइज कर दिया जाता है या सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो हमारी एकेडमिक जो लाइफ है उसमें भी कहीं नज़र नहीं आते। जैसे हमारे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे, पाकिस्तानियों को, शायद ही किसी पाकिस्तानी को ये आज पता हो कि वो एक हिंदू थे, जोगिंद्रनाथ मंडल थे, और उससे भी कम को ये पता होगा कि वो डिसल्यूजन होके 1950 में न सिर्फ उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा बल्कि मुल्क भी छोड़ दिया। वो हमारी किसी हिस्ट्री बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में उसका जिक्र नहीं मिलता। मुस्लिम लीग के लीडर थे मंडल, बंगाल के, वो चले गए नाउमीद होकर। कितना कलकत्ता में उनका इंतकाल हुआ। तो अगर आपके पास कितना मिनट है मुझे पता नहीं, मैं जरा सा टू नेशन थ्योरी की ओरिजिन कहाँ से होता है और कैसे मुस्लिम लीग उसके फंदे में फंसे, ये मैं जी प्लीज जी देखिए। 1857 में हमको जाना पड़ेगा। 1857 जो हमारी जंग आज़ादी है, और पहली जंग आज़ादी तो नहीं है लेकिन एक जंग आज़ादी है जिसमें सारा हिंदुस्तान इन्वॉल्व हो गया था, सारे मजहब के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, सारी जातों के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, और ये 2 साल से ज्यादा चला। और इस जंग की खास बात ये थी कि चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर अपने खून से सैराब किया जमीन को। ऐसे किस्से हैं कि मैं आपको, ये वक्त नहीं है लेकिन हमने कभी 1857 में हिंदू मुसलमानों की कुर्बानी पर बात करनी चाहिए जी। वो पूरी आबादी का 21% थे। मेरे पास, मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश गजेटियर से शहीदों की पूरी तादाद जमा की है। Muslims were 20% of the population in 75, 77, 1857, 56, 8, 59, 21% थे। उनकी शहीदों में हिस्सेदारी 40% है जी। लेकिन हम हारते हैं, गद्दारों की वजह से हारते हैं। एक मौलवी रजब अली जो लुधियाने का दिल्ली भेज दिया गया था, उसने क्या क्या करवाया, उसकी वजह से हार जाते हैं। हम मुंशी जीवन लाल की वजह से, गद्दारों की वजह से हार जाते हैं। हम मुसलमान नवाबों की वजह से हार जाते हैं, हिंदू रजवाड़ों की वजह से हार जाते हैं। नेपाल के राजा सेना भेजता है हिंदू सेना, उसकी वजह से हार जाते हैं।
और उसके बाद क्या होता है, हमारे बिखराव शुरू होता है। मुसलमानों का एलीट अब ये कहना शुरू करता है अंग्रेजों को कि जनाब इसमें मुसलमान नहीं थे, हिंदू ने कराया, और सर सैयद उसमें सबसे आगे। सर सैयद कह रहे हैं मुसलमान तो इसमें थे ही नहीं, अगर कुछ मुसलमान भी थे तो वो नीची जाति के आवारा लोग थे, वो बदमाश लोग थे, वो सर सैयद इसको कह रहे हैं। यानी जो हजारों मुसलमान शहीद हो गए, नवाब शहीद हो गए, सिपह सालार शहीद हो गए, वो सारे के सारे आवारा और बदमाश थे, वो नीची जातियों के थे। और उधर हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं, और जो बाद में हिंदू राष्ट्र है भारत, उसके जो बनाने वाले हैं दो लोग, राजनारायण बसु और गोपाल मित्रा, नवा गोपाल मित्रा, वो भी कह रहे हैं, वो उसी जमाने में है, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है ये हमने हिस्सा नहीं लिया, इसके अंदर मुसलमानों ने लिया। ये बिखराव होता है हमेशा, जब आप हारते हैं, किसी घर के अंदर भी हारते हैं तो आपस में बिखराव शुरू होता है, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हुआ, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। लेकिन ये जो समय आ रहा है, इस समय के अंदर सबसे पहले एक सिद्धांत आ जाता है, जो मैंने अभी बात की थी राजनारायण बसु और नवा गोपाल मित्रा की। वो एक ये कहते हैं कि ये आर्यन देश है, ये आर्यन देश है, और आर्यन का मतलब है ये ब्राह्मणों का देश है, हालांकि ये खुद कायस्थ है, और एक कमेटी बनाते हैं महा हिंदू समिति, और वो महा हिंदू समिति जो है वो बाद में जलकर हिंदू महासभा बनती है जनाब, ये हिंदू महासभा बन जाती है। और हिंदू महासभा बनने के बाद ये कहना शुरू करते हैं कि ये जो देश है हिंदुस्तान, अब वो इंडिया और हिंदुस्तान नहीं हो रहा, हिंदुस्तान द प्लेस ऑफ हिंदूज, राइट। और हिंदू कहाँ से आया इस पर वो चिंता नहीं करते, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में हिंदू नहीं है, कहीं पर हिंदू नहीं है। 1820 में पहली बार हिंदू रिलीजन इस्तेमाल किया जाता है टर्म, पर वो कहते हैं कि ये है हिंदू नोबल पुएसेंट हिंदू नेशन राउजिंग इटसेल्फ, यानी अंग्रेजों की दलाली करते हुए ये कह रहे हैं। और आरसी मजूमदार, अगर हिस्टोरियन आपके यहाँ है वो जानते हैं आरसी मजूमदार, जिसको भारतीय हिस्टोरियन कहते हैं, आरएसएस जिसको बोलता है कि वो हिंदू हिस्टोरियन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। अंग्रेजी में भी लोग समझ लेंगे तो अच्छा है, मैं उर्दू तो कह ही सकता हूं। नाबा गोपाल forestalled Jinnah's theory of two nations by more than half a century, and since that, consciously or unconsciously, the Hindu character was deeply imprinted in nationalism all over India. अब जरा आइए शर्मनाक सच, आप जो हमारे जिन्ना साहब कह रहे थे मुसलमान और हिंदू जो है दो धर्म नहीं है, दो कल्चर है, ये सन 1906 के अंदर भाई परमानंद आरएसएस जो बनवाता है बाद में, और जो हिंदू महासभा का फाउंडर है और जो आर्य समाज का फाउंडर है, वो कहता है, वो ये कहता है कि इतिहास में मुसलमान जो है बाबर को पूछते हैं, हम जो है पृथ्वीराज को पूछते हैं जी। वो महाभारत, हिंदू जो है रामायण महाभारत से लेते हैं, मुसलमान जो है वो कुरान से लेते हैं, हदीस से लेते हैं, बिल्कुल। यानी कौन किससे के शब्द अल्फाज उधार लिया है। उसके बाद भाई परमानंद सन 1908 में जो कह देते हैं, शकील चौधरी साहब जरा गौर से सुन ले मेरे प्यारे दोस्त, सिंध के उधर की सारी जमीन अफगानिस्तान जो है वो मुसलमानों को दे दी जाए। कौन से सन में सर? 1908 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिखी हुई है, उर्दू से नफरत करते हैं लेकिन सारी किताबें उर्दू में लिख रहे हैं। और वहां पर एक ग्रेट मुसलमान किंगडम बना दीजिए। शकील जी, क्या आप यकीन करेंगे, लाला लाजपत राय जो कांग्रेस का बड़ा लीडर थे, वो सन 1919 के अंदर एक सीरीज लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, अंडर माई स्कीम द मुस्लिम्स विल हैव 4 मुस्लिम स्टेट्स, द पठान प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्टर्न पंजाब, सिंध एंड ईस्टर्न बंगाल। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर देर आर सर्टेन अदर कंपैक्ट मुस्लिम एरियाज तो हम वहां भी पाकिस्तान बना दें। पाकिस्तान नाम ये दे रहा है 1919 के अंदर कि मैं 1 पाकिस्तानी दूंगा, 2 पाकिस्तानी दूंगा, 3 नहीं दूंगा, 4 नहीं दूंगा, और भी दूंगा जी। अच्छा, इसको ये हिंदू राष्ट्रवादी क्यों कर रहे हैं, ये जरा इसको समझ लीजिए। वो जो आया है ना कि ये हिंदू राष्ट्र है और आर्यन से जो मुसलमान मलेच हैं, वो मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। उससे पहले एक ऐसी घटना मैं आपको बताता हूं जिसको हिस्टोरियंस नहीं जानते हैं, ना उन्होंने समझने की कोशिश की है। हिंदू राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कहते हैं हिंदू और बौद्ध तो एक ही धर्म है, हिंदू और बौद्ध तो एक ही धर्म है, ये तो भाई भाई हैं। और हिंदू और बुद्धिस्ट जो है उन्होंने, मुसलमानों ने उनका बहुत नुकसान किया है। पर आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ शकील जी कि 1 अप्रैल 1937 को जो बर्मा को अलग किया गया,
बर्मा 100% बौद्ध स्टेट थी, उसको अलग किया गया। तो जो आर्य समाजी बर्मा के थे वो बहुत रोए धोए, लेकिन हिंदू महासभा और आर्य समाज ने और आरएसएस ने उसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ हिंदुओं का देश रहे, ये ब्राह्मणों का देश रहे, बौद्ध भी बाहर हो जाए। सन 1937 में अंग्रेजों ने उनकी बात मानकर बौद्धों को बाहर कर दिया, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना। उनकी हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो सन 1937 में पूरी होती है, और सन 1947 में जिन्ना साहब उसको पूरा करा देते हैं। और जिन्ना साहब और सुनिए, हमारी गदर पार्टी का एक बड़ा लीडर मैं तो जानता ही नहीं था अनलेस आई स्टार्टेड वर्किंग इन सिटिंग इन ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी इन लंदन। मैं ये लाला हरदयाल, I declare that the future of the Hindu race of Hindustan and of the Punjab rest on these 4 pillars: Hindu Sangathan, Hindu organization, Hindu Raj, Hindu rule, Shuddhi of Muslims, conversion of Muslims, and conquest and Shuddhi of Afghanistan and frontiers. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हिंदुओं की आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो तबाह हो जाएंगी, उन सबको मुसलमान खा जाएंगे। जी, ये जो थियरी थी, कितने साल के बाद मुस्लिम लीग अपना लेती है। देखिए, मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल साफ कहता हूँ कि जिन्ना साहब हिंदू नेशनलिस्ट की जो साजिश थी देश को प्योर आर्यन बनाने की, उस साजिश को वो इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी आदमी होने के बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर एक बहुत गलत फैसला किया, और उन्होंने देश के साथ जो फैसला किया वो बहुत ही बुरा था, और उसकी कीमत पाकिस्तान भी चुका रहा है और हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भी चुका रहे। ये मैंने जो फैक्ट बताए हैं, आप ये फैक्ट बताइए कि ये सच है या गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे ये फैब्रिकेटेड है, तो जो शकील जी जो सजा आप कहेंगे वो मंजूर है मुझे। अच्छा, शम्स साहब ये बताइएगा, आपने ये कहा कि मुसलमान जो थे 1857-58 में 21% थे या 20% थे, और मार्टर्स में उनका हिस्सा 40% था, तो हिंदुओं का हिस्सा कितना था? 60 बनेगा। आबादी में 80% था, 60% शहीदों में। आप ये देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरे पास डाटा है सारा। 9 तारीख को चल के 10 तारीख को जो सेना, इनकलाबी सेना दिल्ली पहुंचती है मेरठ से, उनके नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के नाम है उनके गजेट्स में। 40% मुसलमान है, 60% हिंदू है। ये लोग 60% हिंदू हथियारों के साथ जब पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को कहते हैं, ये मैं आरएसएस के साथ बहस में उनको फैक्ट बताता हूं, जब वहां पहुंचते हैं तो वो एक अंदर जनान खाने में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को कहते हैं, तुम शहंशाह बनो, असली शहंशाह बनो। अगर उस दिन ये 60% हथियार बंद हिंदू चाहते तो किसी हिंदू को शहंशाह बना सकते थे ना, नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त में कम्युनलिज्म जैसा कोई सवाल नहीं था, कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज नहीं थी। 60% हथियारदारी हिंदुओं ने, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर एक मुसलमान बने। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को राजा नहीं बनाया, उन्होंने तात्या टोपे को राजा नहीं बनाया। तो ये उस जमाने की एकता दिखाता है। अच्छा, मैं जो ये कहता हूँ शकील जी कि ये 20% मुसलमान थे और 80% हिंदू, 1872 में अंग्रेजों ने पहला धर्म की बेसिस पर, रिलीजन की बेसिस पर सेंसस कराया। 21.5% आर मुस्लिम्स, 75.5% are Hindus with Sikhs, and 5% are Buddhists, Jains and others. अच्छा, आप मुझे 2 मिनट का मौका देंगे? पाकिस्तान के खिलाफ शमीम करानी साहब, जो मेरे उस्ताद भी थे स्कूल के अंदर, एंग्लो अरबिक स्कूल अजमेरी गेट पर, उन्होंने जो तराना लिखा था जिसको गांव-गांव में गाया जाता था, मुस्लिम विरोधी, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। मौका रहेगा? जी प्लीज। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीगियों से कर रहे हैं, और कितना मारा है मुस्लिम लीगियों ने, कितनी मस्जिदों को आग लगाई है, कितनी मौलवियों की दाढ़ियों को आग लगाई है, कितने कत्ल किए हैं उनका जो मुस्लिम नेशनल गार्ड्स थे, उसका सारा ब्यौरा मेरे पास है। आरएसएस से नहीं लड़ रहे थे वो,
आरएसएस से नहीं लड़ रहे थे। आरएसएस के गुंडे जो मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे थे वो किससे लड़ रहे थे? जमीयत उलमा के लोगों से लड़ रहे थे, मस्जिद अहरार की मौलवियों से लड़ रहे थे, मोमिन कॉन्फ्रेंस के एक्टिविस्ट को मार रहे थे। हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का? 1940 में लिखा हुआ गाना जो तराना बन गया, पाकिस्तान ने तो भुलाया, अगर इस देश ने भी भुला दिया, और इसलिए आरएसएस का आज राज है। जिस जगह इस वक्त मुस्लिम है, नजस है क्या वो जा? नेशे तहमत से तेरे चिश्ती का सीना चाक है, जल्द बतला क्या जमीन अजमेर की नापाक है? कुफर की वादी में ईमान का नगीना खो गया है क्या, खाके नजीस में शाहे मीना खो गया? ये सारे हमारे 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 रोजे हैं, हमारे वो हैं, मजार हैं, शराइन्स हैं जी। दीन का मखदूम जो कलियर की आबादी में है, उसको आस्ताना क्या नजिस वादी में है इमामों के जो रोजे लखनऊ की खाक पर, बन गया क्या तौबा तौबा खित्ता नापाक पर? बात ये कैसी कही तूने के दिल ने आह की, क्या जमी ताहिर नहीं दरगाह नूर अल्लाह की? ये भी हमारा एक श्राइन है। इस पाकीज़ा गंगा को नजस कहता है तू, जिसके पानी से किया मुस्लिम शहीदों ने वजू। 1857 के शहीदों ने जो वजू किया, तू कहता है ये नाजायज है, हम जाएंगे यहाँ से। नाम पाकिस्तान अलेगर तुझको पासे दीन है, ये गुज़िश्ता नस्ल मुस्लिम की बड़ी तौहीन है। टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, किस तरह ताराज देखेंगे चमन को अहले दिल? क्या ये मतलब है कि हम महरूम आज़ादी रहें, मुनक़सिम होकर अरब की तरह फरियादी रहें? टुकड़े टुकड़े होके मुस्लिम खस्ता दिल हो जाएगा, नखले जमीयत सरासर मुज़महिल हो जाएगा। ये लिखा है, इसके लिए जाने दिए हैं। मैं जिस परिवार से आता हूँ, उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, उसको कोई बोलने की बात नहीं है, क्योंकि लड़े हैं हम उस वक्त पर। और उसके बाद जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम लीग विरोधी थी, उन्होंने कहा कि तुम कल्चर की बात करते हो। पंजाबी हिंदू और मुसलमान का कल्चर एक है, बंगाली मुसलमान और हिंदू का कल्चर एक है, कश्मीरी मुसलमान और पंजाबी का, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित का कल्चर एक है। उन्होंने ये साफ बताया कि तुम ये कल्चर क्या होता है। कल्चर जो है, और ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात ये आरएसएस करती है कि मुसलमानों को बाहर करो, ये कल्चरली हमसे डिफरेंट है। तो असल में जो जिन्ना साहब ने जो सरेंडर किया, और हिंदू नेशनलिस्ट का, हिंदू ऊंची जातियों का जो सपना है कि इसको प्योर एंड सिंपल हम आर्यन राष्ट्र बनाएंगे, जिन्ना साहब ने उस काम के लिए एक मजबूत कदम चलाया, और कभी इतिहास उनको, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। अच्छा शम्स साहब, उन्होंने 1940 का जो था, उनकी जो स्पीच थी मार्च 40 की, उसमें ये कहा कि इट इज़ अ ड्रीम दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन इवॉल्व अ कॉमन नेशनैलिटी या कॉमन नेशनहुड। लेकिन जो 11 अगस्त 1947 को तकरीर की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खिताब करते हुए, उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट मैसेज दिया जी। और के माजी को भूल जाओ, बैरी द हैचेट, ये वो दुश्मनियां खत्म कर दो, यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स। तो ये भी तो एक हकीकत है ना। ये सारे नवाबों को, और ये जिनको क्या हमारे यहाँ जैसे यहाँ डेरों के चीफ होते हैं ना, रिलीजियस जो सेक्ट्स के जो चीफ होते हैं, उनको जिन्ना साहब क्या क्या लिख रहे हैं, जरा उसको जानिए कि ये यहाँ पर जो कानून लागू होगा वो ममदूद कहाँ का है, वो आप जो कहेंगे वो लागू होगा, आप जो कहेंगे। यहाँ जो शरीयत नहीं मानेगा उसको इस मुल्क में रहने नहीं। ये खत हैं, ये तकरीर नहीं है, ये खत है जनाब, ये तकरीर नहीं है। और ये पाकिस्तान के नहीं, ये इंडिया के छपे में मेट्रोपॉलिटन बुक जी, ये 1400 पेज हैं। इसमें कोई खास लेटर है आपका जो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, 20 हैं। तो उसमें क्या अश्योरेंस दे रहे हैं वो कि शरिया नाफिज होगी पाकिस्तान में? शरिया नाफिज होगी, जो आपका पसंद का इस्लाम है, उसके अलावा जो भी होगा वो नहीं रह सकता है। क्योंकि पीर साहब और मानकी शरीफ जो हैं, उनके नाम खत का तो तस्करा होता है पाकिस्तान में भी, कि 1945 में उन्होंने उनको ये यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान में शरीयत लागू होगी मुसलमानों पर। नहीं, बहुत खत है। आप जो है, असल में बात यह है कि हम लोगों ने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है।
अखबार नहीं पढ़ते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के आने से पहले पहले जो है बस वो सुनी सुनाई जो है गपबाज, चाय खाने वाला, अड्डेबाजी, कॉफी हाउस की अड्डेबाजी, पढ़ना लिखना बंद किया। उसकी वजह से हम लोग क्या थे वो जानते नहीं है जी। अच्छा शम्स साहब, मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलके कहाँ कहाँ गवर्नमेंट बनाई? एक तो सिंध में बनाई थी, एक बंगाल में सिंध में बनाई, और उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार चलाई बंगाल में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सन 1942 में कि जो ये सरकार चलाई, अल्लाह बख्श साहब ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था, वो जो जंग के दौरान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसने बहुत गांधी जी की बेइज्जती, बहुत खराब अल्फाज, गाली गलौज किया था, उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और सारे खिताब अपने वापस कर दिए थे। तो अंग्रेजों ने उनको डिसमिस, खिताब इस्तीफा नहीं दिया था, उनको डिसमिस किया था। उसके बाद ये बनी। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में, उसके बाद बंगाल में तो आरएसएस का जो बड़ा लीडर है, हिंदू महासभा का जो बड़ा लीडर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर होम मिनिस्टर है। और उसके बाद जिन्ना ने और सावरकर ने मिलकर अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई है, जब आजाद हिंद फौज बन रही है। और सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौलवी फजलुल हक जो थे वो मुस्लिम लीग से किनारा कशी उन्होंने कर ली थी, दूर हो गए थे। वो बात की बात है। ये तो जब है, फजलुल हक की भी सारी चिट्ठियां हैं, वो कह रहे हैं भरोसे वाला आदमी नहीं है, किसी को कह रहे हैं भरोसे वाला आदमी नहीं है, ये सब है, लेकिन इस्तेमाल करना है, ये करना है, वो सब करना है। और दूसरा ये सावरकर कह रहा है कि हम मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री में शामिल हुए। और उसके बाद 1937 में जो इस बंदे ने कहा, सावरकर ने, कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ, क्या कहते हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ दो एक दूसरे से जंग करते हुए दो कौमों का वो है, ये जो है ये वतन है। और इसको कोई ये कहे कि ये एक नली में पिरोया हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। और इसी को आप देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था अपनी किताब में, अपनी पार्टीशन वाली किताब में। वो शकील जी, कभी मौका मिले, आपको नहीं मिलेगी तो मैं कहीं आपको भिजवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि पीडीएफ भी है उसका, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी। लेकिन उसके 3-4 हैं, लेकिन आप उनका सबसे बाद वाला जो इंक्लूड है वो करें। देखिए, इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, स्ट्रेंज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोज्ड टू ईच अदर ऑन द वन नेशन versus two nations issue are in complete agreement about it. Both agree, not only agree, but insist that there are two nations in India, one the Muslim nation and the other Hindu nation. और अंबेडकर ये भी कह रहे हैं, क्या उर्दू करूं इसका? जी कर दें। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन एक कौम बनाम दो कौम के सवाल पर मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना के ख्याल एक दूसरे के मुखालिफ होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इसी मानते हैं, मानते हैं, बल्कि इसकी पब्लिसाइज करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो कौम है, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू कौम। अच्छा, उसके बाद बंटवारे का भी बीज डाल दे रहा है सावरकर। उसके लिए आप देखिए, हिंद और सावरकर क्या चाहता है, एक राष्ट्र रहे, लेकिन मुसलमान उसमें दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहे हैं। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि ये तो पार्टीशन होगा ही होगा। 1940 में अंबेडकर कह रहे हैं 1940 में अंबेडकर कह रहे हैं कि सावरकर वगैरह ने जो रास्ता चुना है वो रास्ता पार्टीशन की तरफ ही लेकर जाता है। अच्छा, उसके अलावा इस किताब के अंदर एक बहुत अहम है, एक, आप क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं तो इसकी खास बात यह है कि वो ये कह रहे हैं मुसलमानों से कि तुम सारे कमेरे हो, तुम सब मेहनत कश हो, तुम कमी हो ज्यादातर, तुम्हारे यहाँ जो ऊंची जाति के जो अशराफ है वो बहुत छोटी सी तादाद है, बहुत छोटी तादाद है। तुम जिन्ना की ऊंची कास्ट, ऊंची जाति की पॉलिटिक्स में मत फंसो।
हिंदू गरीबों को कह रहे हैं कि तुम ये आरएसएस और हिंदू महासभा और कांग्रेस को भी उसमें शामिल कर रहे हैं कि तुम ये ऊंची जाति की पॉलिटिक्स में मत फंसो। तुम हिंदू गरीब और मुसलमान गरीब मिलकर एक मद्रास प्रोविंस की तरह की एक जस्टिस पार्टी बनाए। मैं सर ब्रीफली बात करना चाह रहा हूँ मौलवी फजलुल हक की, जी, जिनको शेर बंगाल कहा जाता था। अभी जैसे आपने भी तस्करा किया कि उन्होंने हिंदू महासभा के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, तो सर ये वही शख्स थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन 1940 वाला पेश किया था, और फिर 50s में ये भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन, और चीफ मिनिस्टर बन गए थे। फिर ये कलकत्ता गए, वहां पे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दे दी, तो उसके बाद ये कहा गया कि जी ये तो गद्दार हो गए हैं, और उसके 1 साल के बाद इंटरेस्टिंगली उनको होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। तो हमारी हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस तरह की। तो और ये बंदा वो है जो प्रस्ताव, जो रेजोल्यूशन मूव करता है, और उसके बाद में पार्टीशन के वक्त में बंगाल इंडिपेंडेंट रहे, ना हिंदुस्तान में जाएगा ना पाकिस्तान में, उसके लिए बड़ा वायलेंट मूवमेंट चलाता है ये। और सर उसके लिए तो सोहरवर्दी भी तैयार हो गए थे और जिन्ना साहब भी तैयार हो गए थे। सो आई मीन हिस्ट्री इज फुल ऑफ दीज कॉन्ट्रडिक्शंस। जो भी कंट्रडिक्शन हो, हिंदू हाई कास्ट का जो सपना है कि ये आर्यन रेस बने, ये मलेच्छों से मुक्त हो, बौद्ध मलेच्छ बाहर किए गए, मुसलमान मलेच्छ बाहर किए गए, और जिन्ना साहब ने उसमें बहुत अहम रोल अदा किया, मुस्लिम लीग ने बहुत अहम रोल अदा किया। तो शम्स साहब थैंक यू वेरी मच। अगर कोई दोस्त जो हैं अपोजिंग या डिफरेंट व्यू देना चाहें तो ही और शी इज आल्सो वेलकम। सो थैंक यू अगेन सर। जी, बहुत शुक्रिया।